नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन और राजस्थान अध्ययन में हमारा चल रहा है राजस्थानी भाषा और साहित्य। कल भाषा के संदर्भ में हमने बात कर ली थी और भाषा के बाद आता है भाषा जहाँ लिखी हमें कहाँ मिली, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उसे हम कहेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य की बात करें तो राजस्थानी साहित्य का उल्लेख हमें शिलालेख यानी पत्थरों पर मिला है, अभिलेखों में मिला है, ताम्र पत्रों पर भी मिला है, सिक्कों पर मिला है और मोहरों में भी इस तरह का उत्कीर्ण हमें साहित्य लेखन के अंदर मिला है। हम देखें तो राजस्थानी साहित्य की लोक दृष्टि से देखें, राजस्थान क्षेत्र भी बड़ा है और यहाँ लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ वाणी निष्ठता बड़ी इन लोक साहित्य की विशेषता रही है। अगर हम देखें तो इसे राजस्थानी साहित्य को 4 काल क्रमों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो काल था उसे प्राचीन काल कहा गया है और इसे वीरगाथा काल कहा गया, क्योंकि उस समय जो रचनाएं थी उनके अंदर वीर रस का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला काल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, ये प्राचीन काल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो समय था वो 1050 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना गया है। फिर आता है पूर्व मध्यकाल जिसे हम बोलते हैं भक्ति काल, क्योंकि इस समय मुसलमान आक्रांताओं ने आक्रमण किया और यहाँ की जनता बिल्कुल निराश हो चुकी थी। तो निराश जनता जब किसी के पास जाती है तो वो भगवान का स्मरण करती है। तो यहाँ इस काल में भक्ति काल की रचनाएं अधिक हुई। तो 50 से लेके 1650 तक यानी 200 सालों तक ये समय रहा। फिर आता है उत्तर मध्यकाल और इसके अंदर क्या रहा था, ब्रिज भाषा का थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रहा, प्रेम का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहा। तो इसे रीति काल भी कहा गया है या इन श्रृंगार काल भी कहते हैं, नीतिपरक काल भी कहा जाता है। इसका समय जो था 1650 से लेके 1850 ईस्वी तक था। और फिर आता है आधुनिक काल, यानी 1850 ईस्वी के बाद जो समय रहा वो आधुनिक था। इसमें अनेक प्रकार के विविध विषयों पर और विधाओं से मुक्त, यानी कोई अलंकार, कोई छंद, कोई किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं थी कि आप कोई रचना लिखोगे तो उसमें ये होनी चाहिए। इसे मुक्तक काव्य बोलते हैं। तो इसकी भी प्रधानता रही है। तो चारों काल याद रख लेना। बाकी हिंदी जो है उससे मिलते जुलते हैं चारों काल। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्राचीन काल, जिसका नाम है वीरगाथा काल। समय 1050 से 1450। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ा। यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों को आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों की सर्जना की गई और इसी वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काव्य को वीरगाथा काल कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ये मैंने आपको बताई थी। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण रचना है वो ये है श्रीधर व्यास की रणमल छंद। इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। श्रीधर व्यास की कौन सी है? रणमल छंद रचना वीरगाथा काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। फिर आते हैं पूर्व मध्यकाल की तरफ, जिसे भक्ति काल कहा गया है, 1450 से लेकर 1650 तक। इस काल में क्या रहा, युद्ध ज़्यादा हुए, मैंने कहा था, और युद्ध और संस्कृति, धर्म और संस्कृति का व्यापक रूप प्रभावित हुआ। और ऐसी परिस्थितियाँ यानी संघर्ष से मुक्त होने और समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगी। ऐसे समय में कई संतों भक्तों ने जन सामान्य को राह दिखाई और अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदों को मिटाते हुए सच समाज की कल्पना करने का मूर्त रूप प्रदान किया। संत और भक्तों की रचनाओं के दिखते कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे संत आए थे राजस्थान से। देखें तो रामसनेही संप्रदाय है, दादूपंथी है, नाथपंथी है, अलक्य संप्रदाय है, बिश्नोई है, जसनाती है, ये प्रमुख संप्रदाय थे। इन संप्रदायों का काम क्या था? प्रभु का नाम स्मरण करना और निर्गुण उपासना पर बल देना और गुरु की महत्ता को स्वीकार करना। जाति व्यवस्था में भेदभाव मिटाते हुए कहा कि जात पात पूछे न कोई, हरि भजी को सो हरि को होए। इसके साथ ही यहाँ सगुण भक्ति भी के अंतर्गत देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, वंदना की जाती थी। इस प्रकार में बहुत सारे यहाँ संत हुए हैं, कवि हुए हैं। जैसे मीराबाई है तो यहाँ भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद हैं। पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी है। ये प्रश्न पूछा गया है कि वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसकी है? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ की है। माधवदास दड़वाड़िया की रामोरास, ईश्वरदास की हरिरस, देवयाना सायाजी झोला की नावदगन, ये बहुत बार आता है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है
ये नागदमन रचना किसकी है? तो ध्यान रखना साईं जी झूला की है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम बोलते हैं श्रृंगार रीति एवं नीति परक काव्य। 1650 से 1850 के अंतर्गत राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य बड़ा ही विविध विषयों से मुक्त रहा, युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल था। शासकों ने अपने काल में कलाकारों साहित्यों को संरक्षण भी दिया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति और नीति से संबंधित प्रमुख रचनाएं लिखी गई। काव्य शास्त्र यहाँ लोक में प्रचलित प्रेम आख्यान, मैंने कहा ना प्रेम पर ज़्यादा रचना लिखी गई थी। अनेक ग्रंथ लिखे गए। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम की रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया गया। और इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है। रघुनाथ रूपक किसकी है? तो मंछाराम की है। संबोधन परक नीतिकारकों में राजिया रसोठा, चक्रिया रसोठा, भेरिया रसोठा, मोतिया रसोठा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थोड़ा सा एक ही प्रश्न यहाँ से बनेगा, ये रघुनाथ जी वाला। आधुनिक काल विविध विषयों और विधाओं से युक्त मुक्त थी ये। 1850 के बाद का समय। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज पर पड़ा और इस साहित्य से कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा था। आधुनिक चेतना का संचार होता है और इसी कारण इसका नाम आधुनिक काल रखा गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का सकनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया। इनकी वीर शस्त्री बहुत फेमस हुई थी सूर्यमल मिश्रण की, जिनमें क्रांतिकारी विचारों ने समाज में जन चेतना जागृत की और चेतना को आगे की पीढ़ियों को साहित्यकारों ने जगाया, जिसमें सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सर्जन हो रहा है। इस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण रही। राजस्थानी की प्रमुख गद्य पद्य शैलियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या लिखी गई है? तो सबसे पहले ख्यात ये प्रश्न पूछा गया है, लाइन देके पूछा कि वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, देशी राज्यों के राजाओं को अपने मान सम्मान सफलता और विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाना, उसे संचित करना था। इसी इतिहास को ख्यात कहा जाता है। यानी कोई भी राजा पैसे देकर अपनी ख्याति लिखवाता था कि मैंने ये युद्ध लड़े हैं, वो क्या कहलाती थी? ख्यात कहलाती थी। जैसे दादू दयाल री ख्यात, बीकानेर के राव बिकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बीकानेर का जो इतिहास है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस राजा से लेकर किस राजा तक संचित है। तो ध्यान रखना, दयालदास री ख्यात के अंदर राव बिकाजी से लेके अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मनोहर नैनसी द्वारा मनोहर नैनसी री ख्यात इस परंपरा का विशिष्ट उदाहरण है। फिर आती है वचनिका। वचनिका किसे कहते हैं? वचनिका शब्द संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनिका एक ऐसी तुकांत का मतलब होता है लास्ट की कड़ियां मिलना। 4 लाइनों का होता है ना, तो लास्ट के अंतिम अक्षर इनमें मिलते हैं। गद्य पद्य की रचना है जिसमें अनुप्रास मिलता है, यानी अनुप्रास अलंकार ज़्यादा प्रयोग होता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की 2 अत्यंत प्रसिद्ध वचनिका में एक तो शिवदास गार्डन की अचलदास खींची री वचनिका इंपॉर्टेंट है। अचलदास खींची की वचनिका किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, शिवदास गार्डन ने लिखी है। एक खिड़िया जग्गा री कही राठौर रतन सिंह के लिखा है महेश दातोत्री वचनिका। तो थोड़ा सा ये भी याद कर लीजिए, खिड़िया जी जग्गा की लिखी हुई रचना है ये। फिर है दवादेत, इंपॉर्टेंट है ये दवादेत। इसका कलात्मक गद्य की तरह होता है, यानी पद्य नहीं होता, इसमें गद्य होता है। यह वचनिका रूप की तरह होती है। वचनिका राजस्थानी में लिखी जाती है, किंतु दवादेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान की ऐसी कौन सी कला है जिसके अंदर उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, वो क्या है? दवादेत है। इस कथा में नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अकमाल देवड़ा री दवादेत, महाराणा जवान सिंह री दवादेत, राजा जय सिंह री दवादेत प्रमुख है। तो ये प्रश्न एक ही बनता है, उर्दू और फारसी वाला। फिर आता है बात तो आपने भी सुनी होगी, जब छोटे होते थे घर वाले दादा दादी नाना नानी में बात सुनाया करते थे। एक राजा होता था वो, ठीक है, कहानी की तरह बात कहने और सुनने का विशेष विधा है।
कथा कहने वाला कहता चल जाता और कहने वाला हुंकारा बीच बीच में हाँ ठीक है, ताकि उसको ये लगे कि उसका हौसला बढ़ा है, लोग रुचि ले रहे हैं। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन आदि मनोरंजन पर प्रकाश डाला जाता है। गद्य पद्य और गद्य पद्य तीनों रूपों में बातें मिलती है। राव अमर सिंह जी री बात, खींचिया जी री बात, बाबू जी री बात, कानड़ दे री बात, अचलदास खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। फिर है जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ये तो छंद है, इसमें पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र से जमाल प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, जमाल क्या है, एक मात्रिक छंद है, इतना याद रखना है। झूलना भी मात्रिक छंद है, इसमें मात्राएं गिनी जाती है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। ये तो राजस्थानी विशेष टॉपिक है, अगर राजस्थानी भाषा का पेपर देते हैं तो ये जरूर आते हैं। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना आदि प्रसिद्ध। पर्ची, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पद्य की रचना होती है। पर्ची क्या होती है, पै से पर्ची, पै से पद्य, ठीक है। तो इसमें कोई भी संत महात्मा है उसका जीवन परिचय इसके अंदर पद्यबद्ध रूप में रचना में मिलता है, उसे पर्ची कहते हैं। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पिंपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची और मीराबाई री पर्ची प्रमुख रचनाएं हैं। प्रकाश, प्रकाश जानते हैं किसी वंश या व्यक्ति या वंश होता है किसी, या तो कुल या कोई व्यक्ति विशेष, उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। जैसे किशोरीदास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का मायस प्रकाश और कविया कर्णीदान का सूरज प्रकाश प्रमुख प्रकाश। मर्ष्या, ये आया हुआ पेपर में, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए किन रचना की जाती है, तो ध्यान रखना वो मर्ष्या है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का भी वर्णन किया जाता है। राणे जगपात रा मर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। फिर है रासो, तो ये तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो गया। मोतीलाल मनेरिया ने कहा कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन, विस्तृत वर्णन हो, ध्यान रखना विस्तृत है तो वो रासो कहलाएगा। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई की है और पृथ्वीराज विजय जो है वो जानक की है। तो दोनों कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो विजय में देखो पृथ्वीराज विजय ऐसे आता है विजय, तो इसमें जय आता है ना लास्ट में, तो जय से याद रखा करो जानक, उसका तो रचनाकार जानक है। चलिए नेक्स्ट है इसी में, नरपति नालय का विशल देव रासो, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ऐसे याद कर लो। नर जो होता है ना वो क्या बजाता है, विशल बजाता है। फिर गिरध राशिया का संगत रासो, गिरधर जो भगवान थे वो क्या किया करते थे, संगत किया करते थे। फिर दलपत विजय का खुमाण रासो, खुम्बी जो होती है वो कहाँ उगती है, दल में उगती है। कुंभकर्ण का रतन रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधपुर का अमीर रासो, सारंगधर का भी अमीर रासो बोला जाता है ना। फिर है रूपक, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है, ठीक है। विशेष किसी पर फोकस करना उसका रूपक है। गजगुण रूपक, रूपक गोगादेव जी राज रूपक आदि प्रमुख है रूपक काव्य है। फिर है विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि, शासकों, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़ों आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे। मनोत नैनसिरी मारवाड़ परगना विगत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। मारवाड़ परगना विगत किसकी है, तो मनोत नैनसिरी है। प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसल का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी देती है। फिर आता है वैली, मैंने बताया था वैली कृष्ण रुक्मणी पेपर में पूछा गया है। वैली ग्रंथ वैलियो छंद में लिखे जाते हैं। इसके विविध विषय रहे जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक। देवदास जतावत्री वैली, रतन सिंह खेवावत्री वैली, राव रतन री वैली प्रमुख वैली ग्रंथ है। वैली परंपराओं की प्रमुख रचना पर राठौड़ की लिखी हुई वैली कृष्ण रुक्मणी है और ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। साखी, साखी शब्द साक्षी शब्द का है, ये कबीरदास जी ने लिखी थी। साखी शब्द और रेमनी 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे।
तो साकी परख रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है, जिन्होंने खुद ने अनुभव किया। साखियों में 16 छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है, मैंने बताया। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए श्लोक हैं, इसलिए जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रा श्लोको, राठौड़ कुलसल सिंह रो श्लोको, भाटी केर सिंह रो श्लोको आदि प्रमुख है श्लोका है। देख लेते हैं पूरा हो जाएगा क्या, पाठ हो जाएगा, आज कर देते हैं इसको पूरा। आधुनिक राजस्थानी साहित्य। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में एक राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों ने कविताओं के रूप में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाजदान कविया, शंकरदान, सोमार का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचारों से है, सोच से है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि, यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में सन 1956 यानी 1899 में जो काल पड़ा था, उस काल का पूरा विवरण दिया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि द्रौपदी विनय किसकी रचना है, तो ध्यान रखना रामनाथ की रचना है। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ अपनी कलम को भी हथियार बनाया। गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। आज़ादी के बाद अपने मोह भंग को भी इन्होंने कविता के रूप में प्रकट किया है। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है कि सेनानी रचना किसकी है, तो मेघराज मुकुल की है। कवि सम्मेलनों सर्वाधिक लोकप्रिय कविता के रूप में जानी जाती है। सत्य प्रकाश जोशी अपनी मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी रचना, राधा नाम से है। जहाँ आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी जी ने अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें और युद्ध के विरोध में खड़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार कन्हैया लाल सेठिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। धरती दोहरारी, ये गीत किसका है, तो ध्यान रखना कन्हैया लाल सेठिया का है। की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई आत्मा को जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर लीलटांस, इंपॉर्टेंट है, लीलटांस और मिंजर किसकी रचना है, पेपर में पूछी गई है, तो कन्हैया लाल सेठिया की है। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, ओळमू, लाडेसर, हरावल, रास्तली, ईसरलाट, राजस्थानी के लो, दीठ, चमड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे हैं। और आपको खुशखबरी दे दूं, मेरी भी एक रचना आ चुकी है। सर्जन नाम से एक किताब मार्केट में मिलेगी और उसके अंदर आई है अपनी भी। यही समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेजा सिंह जोधा की कट्ठे की व्योगो, मणि मधुकर की सोचती गेट, पग फेरो, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछी गई है। हरीश बदानी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्रावल देवल की पागी, कावड़ मार्ग, और अर्जुन देव चारण की रिंदरोई, और मालचंद तिवारी की उतरियो है आबो आदि रचना राजस्थानी भाषा की साहित्य में नई ऊंचाइयों प्रदान की। अब ये जो है ना शिवचंद भरतिया, ये तो मान लीजिए पक्का ही आता है पेपर में। शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावते ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। एक तो मंदड़ रात, ध्यान रखना किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है। अमोलक बाता इसी की है। मूमल भी इसी की है। गिर ऊंचा गढ़ा ये भी है। और कह रहे चकवा बात, ये आई थी अभी पीछे के एग्जाम में। कह रहे चकवा बात किसकी रचना है, ध्यान रखना लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है। विजयदान देथा, इंपॉर्टेंट, और कांस्टेबल एग्जाम के अंदर तो इसका एक प्रश्न आता है पक्का ही।
और इनकी बातारी फुलवारी, पहले तो ये पूछा गया, बाद में ये पूछा कितने खंडों में है, तो ध्यान रखना 14 खंडों में है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पक्का प्रश्न देखने को मिल जाता है इसका। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह भी है, जैसे दुविधा, इस पे एक फिल्म बनी थी पहली, वो इसी की है। उलझन, अलेखो हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान थे। इनकी कृति चौधराई की चौधराई को भी बेहद पसंद किया गया। यादवेंद्र शर्मा, इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको, की कहानियाँ इनके संग्रह जमारो, संबंध अर्थार में संग्रहित है। इनके कुछ उपन्यास, ये 12वीं क्लास में लगता है, अगर जब हम राजस्थानी साहित्य लेते हैं 12वीं क्लास में, तब लगता है। हूँ गोरी किरण भी मेरी बहुत ही गजब का है, क्योंकि मेरे पास 12वीं में राजस्थानी साहित्य ही था, तो मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है, बहुत गजब का उपन्यास है। जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। इस प्रकार नथमल जोशी, इंपॉर्टेंट कर लेना। परनायडी कुंवारी, ये इंपॉर्टेंट है। आबा फटगी, ये भी है। दोहरा रोदनी, ये भी है। और ये तो आया था पेपर में, एक बीननी का दो बीन, कण की यह बात है, नथमल जोशी की। ये प्रमुख कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोज शर्मा और सावर दैया आदि प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा, ये था अपना राजस्थानी से संबंधित बिंदु। और अब अच्छा ये रह गया ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में देख लेते हैं। राजस्थानी का साहित्य पत्रकारिता का वैविक इतिहास रहा है। इसके अंदर छोटी छोटी कविताएं, साहित्यिक बड़ी कविताएं राजस्थान के लेखन को गति प्रदान कर रही है। हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों ने एक मंच प्रदान किया। बीकानेर का वातायन, हरीश बदाणी, तो ध्यान रखना हरीश बदाणी का कौन सा है, वातायन। अजमेर की लहर, प्रकाश जैन का है। भरतपुर की ओर, विजेंद्र का है। कांकरोली की संबोधन, कमर मेवाड़ी का है। और अलवर की कविता, भागीरथ बारहू का है। और उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों और गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज का है। मधु मालवी, नीलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा गया है। राजस्थानी की पत्रिका कौन सी है, मधुमती, में विशेष योगदान दिया है। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सीधा ही पूछ लिया गया है कहाँ है, तो ध्यान रखना है बीकानेर में है। इनकी एक मासिक पत्रिका आती है जागती ज्योत। के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, ये भी आती है। किशोर कल्पनाकांत की ओलियों और कविचंद्र सिंह बिरकाड़ी, है ना, वो है क्या, मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समर्थ राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय है। सच्चाई तो यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि इसका संपूर्ण वर्णन करना किसी भी सीमा में संभव नहीं है। और राजस्थानी, अगर बात करें राजस्थानी साहित्य की, तो राजस्थानी साहित्य पढ़ने का यहाँ एक दो ही स्कूल है जहाँ पे राजस्थानी साहित्य है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हो सकते हैं शायद तक। हमारे नियर में संग्रिया है, वहाँ पे 11वीं 12वीं यहाँ पर राजस्थानी विषय ले सकते हैं। और राजस्थानी विषय से संबंधित कोई भी आपको बुक चाहिए तो परलिका इसका गढ़ माना जाता है पढ़ने के लिए। BA MA सब प्रकार की बुकें परलिका से प्राप्त करते हैं। और हमारे गांव से गौरी शंकर निमीवाड़ है, वो राजस्थानी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बीकानेर में इसी राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी में है, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आप भी राजस्थानी से वगैरह करेंगे और अपनी राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। बातानी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देथा की, जो 14 भागों में विभाजित है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, ये तो मैंने आपको बताया था परंतु फिर भी चलो बता देता हूँ, कीर्ति विजय युद्ध वीरता आदि का वर्णन, वो क्या होता है, रासो होता है। तो ध्यान रखना उसको रासो कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अपना लेसन रहेगा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।